इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है 524वां सेशन है हिंदी वेबिनार का। और आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर अंशु। डॉक्टर अंशु, आप हमें सुन सकती हैं? स्वागत है मैम आपका। मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, वेलकम मैम। तो डॉक्टर अंशु का मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। ये फिलहाल अभी प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी में एट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। और 22 ईयर्स यानी 22 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और इन्होंने एमडी की है रिपर्टरी में और डिप्लोमा भी है न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन में। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एक सर्टिफिकेट कोर्स किया है डॉक्टर अंशु ने, और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। तो आज का जो टॉपिक है डॉक्टर अंशु का वो है पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आजकल काफी कॉमन है, और कैसे हम होम्योपैथी से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंशु हमारे साथ आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे इस टॉपिक पे। हाँ जी, तो मैं शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन? यस मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। हाँ जी। ये शेयर नहीं हो रही मैम। एक मिनट, नीचे मैम जो ग्रीन आइकन हो रहा है उस पर क्लिक करिए शेयर स्क्रीन का। उसी पे किया है मैंने। नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड, मैं दोबारा तय करती हूँ एक बारी। मैं स्टॉप हाँ करके जी, दोबारा आपको ज्वाइन करूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं कभी कभी ना। हाँ जी, दोबारा से मैम कीजिए। नहीं हुआ मैम। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। इज इट हाँ जी विजिबल मैम, मैम? आ गया। हाँ मैम, आ गया। ठीक है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन, हाँ जी। सो थैंक यू वेरी मच जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर बोलने के लिए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का दूसरा नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी है। पहले इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से ज्यादातर जाना जाता था, और धीरे धीरे इसको चेंज कर दिया गया इसका नाम, फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में। पॉलीसिस्टिक का मतलब, पॉली मीन्स बहुत सारी। जब बहुत सारी एक जगह सिस्ट ओवरी में हो जाती हैं तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते थे। बट उसके साथ जब और चीजें भी जुड़ गई, जैसे कि फेशियल हेयर आना, चेहरे पे बाल आ जाना, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ जाना, उसके साथ और चीजें जब जुड़ गई, इसका नाम ग्रेजुअली चेंज कर दिया गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फंक्शनल ओवेरियन हाइपरएंड्रोजनिज्म, ओवेरियन हाइपरथिकोसिस, स्क्लेरोटिक ओवरी सिंड्रोम एंड स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम, ये सब इसके एक ही नाम है। ठीक है। और क्योंकि इसको ओरिजिनली डिस्क्राइब किया था स्टीन एंड लेवेंथन इन 1935, सो इसका नाम दे दिया गया स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, स्टीन लेवेंथन सिंड्रोम, ये सब एक ही चीज के नाम है। और इसकी डेफिनेशन में आप देखिए 8 चीजें आती हैं, जैसे कि इट इज अ मल्टी सिस्टम एंडोक्राइनोपैथी विद द वेरिएंट एक्सप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स लाइक ओवेरियन फेलियर, ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही,
हर्सुटिज्म है, हर्सुटिज्म मीन्स फेशियल हेयर है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ओबेसिटी है, वेट ज्यादा है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन है, हाइपरलिपिडीमिया है, इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं होता, और इसके अलावा इनलार्ज सिस्ट हैं ओवरीज में, और बहुत सारे हैं। इसी के कारण से बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं। सो और भी चीजें इन्वॉल्व हैं इसके साथ। ज्यादातर ये यंग गर्ल्स में देखा गया है। नो डाउट इट कैन अकर, ये कभी भी किसी भी एज में हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज में, फ्रॉम 12 टू टिल मीनोपॉज। मिनार्की से लेके मीनोपॉज तक कभी भी हो सकता है, जब भी मेंसेस अपेयर हुए तब, और जब मेंसेस स्टॉप हो रहे हैं तब तक, किसी भी टाइम हो सकता है। बट ज्यादातर यंग गर्ल्स में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से, जिसके अधिकतर जो कारण आज की डेट में है, दैट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल। आज की डेट में, पहले पहले जो लाइफस्टाइल होता था, पहले की दिनचर्या जो होती थी, दैट वाज, जो औरतें होती थी वो चलती थी, पानी भरने दूर जाती थी, घर का सारा काम करती थी, बहुत कुछ करती थी, भार उठा के इधर से उधर चलती थी, इतना कुछ सारा दिन काम करती रहती थी। पर आज की डेट में जो लड़कियां हैं, दे ज्यादा चलना में ज्यादा चलती फिरती नहीं है। घर भी आएंगी तो आके कहेंगी, मदर मदर से एक्सपेक्ट करती हैं कि खाना दे देंगी, एंड वो यूजुअली मदर्स ही जो है वो खाना दे रही होती है। वो चलना फिरना नहीं है, उसके कारण से वेट भी पुट ऑन हो रहा है। सेकेंड इज लाइफ का जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस भी एक कारण है जो इफेक्ट कर रहा है, और जिसके कारण से हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी इफेक्ट हो जाता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे को इफेक्ट करती हैं, और ये इसके कारण से इनफर्टिलिटी भी देखी जा रही है। ज्यादातर ये डिजीज, ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ज्यादातर ये आती हैं लड़कियां डॉक्टर के पास कि मेरे यहाँ तो मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, या कम आ रहे हैं, या मेरे चेहरे पे बाल आ गए हैं, या पिंपल्स हो रहे हैं बहुत। तो इसके कारण से जब गर्ल्स आती हैं या लड़कियां आती हैं, तब ये जाके पता लगता है कि ये जो लड़की है, ये हो सकता है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से सफर कर रही हो। इसको हम पिकॉस भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें एक और भी इन्फ्लुएंस है, जेनेटिक। कहीं ना कहीं पीछे से, मदर से, मे बी फ्रॉम द फादर की फैमिली से भी इफेक्ट हो सकता है कि भी ये कैरी हो सकता है कि मदर में या ग्रैंड मदर में डायग्नोज ना हुआ हो कि वो सफर कर रही थी बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनका वर्क ऐसा था, उनका काम ऐसा था, वो चलती थी, सारा दिन काम करती थी, दिन में सारा दिन किचन में भी काम करना है, पानी लेने जाना है, घर का काम सारा, सफाई का भी करना है। देवर इनटू फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, वेयर एज दिस इज मिसिंग। अब आज की डेट में ये चीजें नहीं है। एक फैमिलियल टेंडेंसी, जेनेटिक टेंडेंसी भी है एक कारण, जिसके कारण से, और वो अब आज की जनरेशन में, यंगर जनरेशन में ज्यादा मिल रही है, इसीलिए पीसीओडी अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले इतना प्रिवेलेंट नहीं होता था ये, क्योंकि लाइफस्टाइल में एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी थी। अब फिजिकल एक्टिविटी कम है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पीसीओडी के हैं? जैसे मैंने बोला, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिनारिकी से लेके मीनोपॉज तक, जब भी किसी भी एज में हो। बट एक पीक जो एज है, दैट इज 15 to 30 ईयर्स, 15 साल से 30 साल की उम्र में से ज्यादातर देखा गया है। और ये मोस्ट फर्टाइल एक पीरियड होता है जहां पे इफेक्ट है, दैट इज, इसी के कारण से इनफर्टिलिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है इसमें, क्योंकि बच्चा नहीं कंसीव हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी मिसिंग है, वेट पुट ऑन होता जा रहा है। फैमिली हिस्ट्री, मैंने अभी आपको जैसे एक्सप्लेन किया, फैमिली हिस्ट्री एक और कारण है कि पीछे से आ रहा है, जेनेटिकली कहीं से कैरी कर रहा है। फिजिकल एक्टिविटी ने पहले सिम्टम आने नहीं दिया या डायग्नोज नहीं आया, बट आज की जो फीमेल है उसमें वो फैमिली हिस्ट्री के कारण से वो आगे आ रहा है एज पीसीओडी। देन ओबेसिटी, ऑब्वियसली सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज लीडिंग टू ओबेसिटी, भार एक और रीजन है। ओबेसिटी के कारण से भी पीसीओडी हो रहा है, और पीसीओडी के कारण से भी ओबेसिटी हो रही है। ये एक ही है कि चिकन पहले आया या एग पहले आया, दोनों रीजंस, इसका कोई हमारे पास कारण नहीं मिलता है। या आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे है ये। नाउ, इससे पहले कि मैं आपको पीसीओडी बताऊं कि कैसे शुरू होता है,
आपको थोड़ी सी मैं फिजियोलॉजी बताऊंगी, मेंस्ट्रुएशन की नॉर्मल साइकिल जानना बहुत जरूरी है। सो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट वो ज्यादा कंट्रोल करता है, सारा हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। सो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जब रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट कम्स इन द ब्लड एंड वहां पे ये एलएच एंड एफएस क्रिएट करता है, जो कि ओवरी के ऊपर एक्ट करता है, जिसके कारण से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो सेल्स हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड दैट गिव्स अ फीडबैक मैकेनिज्म से ये चलता रहता है। फिर इंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, जीएनआरएच फिर रिलीज होता है, फिर एफएसएच रिलीज होता है, एलएच रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। सो दिस हैप ये पूरा एक साइकिल का क्राइटेरिया जिसमें ओवुलेशन भी होती है। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसकी सर्च होती है तो ओवुलेशन होता है। सो थीका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स पे ये एक्ट करते हैं दोनों। मेनली ईस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होता है वो ओवुलेशन से पहले होता है, दैट इज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, वेयर प्रोजेस्टेरोन जो स्क्रीट होता है वो ओवुलेशन के बाद स्क्रीट होता है, जो कि ल्यूटिल फेज में है। सो ये भी एक नॉर्मल साइकिल का है। जो थीका सेल्स हैं जब एलएच एफएसएच स्क्रीट करते हैं ग्रैनुलोसा और थीका सेल्स में, थीका सेल उसको एंड्रोजन में कन्वर्ट करता है, दैट इज वो डिवाइड, फिर से वो ब्रेक डाउन होकर उसका ईस्ट्रोजन बनता है कॉर्पस ल्यूटम से, फिर प्रोजेस्टेरोन क्रिएट होता है व्हिच गिव्स अ फीडबैक नेगेटिव मैकेनिज्म होता है, जिसके कारण से जीएनआरएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो प्रोजेस्टेरोन इज अ पावरफुल इनहिबिटर है जीएनआरएच का। बट जब ओवुलेशन नहीं होता है, अब I'll come here now, in case of PCOD what happens, क्या होता है जब GnRH प्रोडक्शन नहीं होती, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन तो रिलीज हो रहा है, LH FSH भी रिलीज हो रहा है, थीका सेल से एंड्रोजन्स भी रिलीज हो रहे हैं, बट ओवुलेशन इनहिबिट हो गई, जिसके कारण से FSH ड्रॉप कर जाता है, LH राइज कर जाता है। सो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो वहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर पाता और GnRH की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। सो जो पल्सेटाइल थी वो पल्सेटाइल नहीं रहती, वो इंक्रीज्ड फॉर्म में GnRH रिलीज होता रहता है। सो LH राइजेस, FSH जो है वो ड्रॉप कर जाता है और ओवुलेशन नहीं हो पाती, और जिसके कारण से एंड्रोजन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो इसका मेन रीजन है फॉल्ट जो है वो दैट लाइज इन द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में, और कहीं ना कहीं जब एंड्रोजन इंक्रीज होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स का भी रोल प्ले होता है, जिसके कारण से और एंड्रोजन रिलीज हो जाते हैं। सो एंड्रोजन्स आर बेसिकली मेल के हार्मोन्स हैं, सो जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी राइज हो जाता है। सो देयर इज नो ओवुलेशन, ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा, एग ही नहीं रिलीज हो रहा, तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती। सो दैट उसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है। सो क्रॉनिक नॉन ओवुलेशन हो जाती है, एंड्रोजन इंक्रीज कर जाते हैं, ईस्ट्रोजन रेस हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है, एफएसएच की रेशियो जो है वो गिर जाती है। सो इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कैसे आती है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन भी रेस्ड है, उसके कारण से मेंसेस जो है वो या तो एब्सेंट होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, या कम ओलिगोएमेनोरिया हो जाएगा या एमेनोरिया हो जाएगा, टोटल एब्सेंस ऑफ मेंसेस, या जो एक साइकिल होना चाहिए हर साल में, जो साइकिल है वो 12 to 13 टाइम्स होना चाहिए, बट वो साइकिल 7 to 8 टाइम्स इन अ ईयर हो जाएगा, सो दैट वो ओलिगोएमेनोरिया की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा हर्सुटिज्म, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ, सो चिन पे, फेस पे, चीक्स पे जो है वो बाल उगने शुरू हो जाएंगे, अपर लिप पे हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, एंड इसके कारण से ओबेसिटी भी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रेज हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल भी रेज हो जाता है, सो ओबेसिटी भी एसोसिएटेड हो जाती है, एंड साथ में बिकॉज ओवुलेशन ही नहीं हो रही, तो जितने भी सिस्ट पड़े हैं, जितने भी फेल्ड ओवुलेशन ओवम पड़े हैं वो साइड पे इकट्ठे ओवरी में होने शुरू हो जाते हैं। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन बाय द ओवरीज एड्रेनल,
and it interferes the ripening of the ovarian follicle. So that tells the story. So failed ovulation leads to unripe ovarian follicles जो हैं वो बड़े हो जाते हैं. That leads to the formation of the cyst in the ovary. So this is the most common endocrine disorder, PCOS, और ये कम से कम 10% फीमेल को इफेक्ट करता है. सो 100 में से 10 फीमेल्स, अब तो और भी है धीरे धीरे, क्योंकि अनडायग्नोज्ड रहता है तो पता नहीं लगता, पर जैसे जैसे डायग्नोसिस में भी कई बार स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है फीमेल एक्ने के लिए, या पिंपल्स के लिए जाती है, या हेयर फॉल के लिए जाती है, तब पता लगता है कि पीसीओडी है या पीसीओएस है. सो नॉट 5 से 10% के अलावा इसकी और भी चीजें हैं जिसमें इसकी रेशियो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. हम देख रहे हैं कि परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो रही है. और सो द कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, हमें इसका कारण अभी भी पक्का नहीं है. सो इट्स ऑब्सक्योर, अननोन कारण है कि क्या होता है क्या नहीं होता. बट देयर एक चीज है कि देयर इज एब्नॉर्मल पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएनआरएच, सो जिसके कारण से पिट्यूटरी की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. नाउ जिसके कारण से एलएच की सिक्रीशंस एलिवेटेड है, एलएच बढ़ जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल और एंड्रोजन लेवल्स जो है वो दोनों हाई हैं. एफएसएच या तो नॉर्मल रहेगा या डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. So, due to the LH, because क्योंकि LH बढ़ा हुआ है तो वहां पे हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है थीका सेल्स की, और जब हाइपरट्रॉफी हो जाएगी थीका सेल्स की तो और एंड्रोजन स्क्रीट्स हो जाएंगे, एंड्रोजन स्क्रीशन और बढ़ जाएगी थीका सेल्स से. सो इसमें एक करेक्टरिस्टिक चीज है, मैं बार बार घूम के उसी चीज पे आ रही हूँ, एंड्रोजन प्रोडक्शन है. ओवरी से एड्रीनल्स भी इंटरफेयर करते हैं ओवेरियन फॉलिकल को ग्रो करने में. सो ये एक डिसऑर्डर है जिसमें इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन बाय द ओवरीज एंड एड्रीनल्स व्हिच इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल. तो फॉलिकल ही नहीं इसमें ग्रो कर रहा, नो ओवुलेशन इज देयर. सो दिस इज, इसमें एक और रीजन है जिसके कारण से पीसीओडी होते हैं. कई लोग इसको बोलते हैं शायद ओबेसिटी इज वन रीजन व्हिच इज लीडिंग टू पीसीओएस, और पीसीओएस इज लीडिंग टू ओबेसिटी. सो ये एक विशियस साइकिल है व्हिच टेल्स, ये सब कुछ बताएगा कि कैसे है. सो बिकॉज ऑफ, जब इंसुलिन भी एक्ट करता है, पैंक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है और वो ब्लड में आके ओवरी के ऊपर एक्ट करती है, बिकॉज वो ऑलरेडी थीका सेल से एंड्रोजन स्क्रीट हो रहे हैं, और एड्रिनल ग्लैंड से भी एंड्रोजन जो है वो सिक्रीशंस उनकी शुरू हो जाते हैं. ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट देता है हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी पे. दैट नेगेटिव फीडबैक के कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस दोबारा हो जाता है, जिसके कारण से ओवुलेशन नहीं होता या ओवुलेशन में डिफिकल्टी होती है और फॉलिकल रिलीज नहीं होता, और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी हो जाती है. जिस इंसुलिन सेंसिटिविटी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण दोबारा से इंसुलिन की सिक्रीशंस और बढ़ जाती हैं एंड एंड्रोजन फिर इंक्रीज हो जाते हैं. उधर से थीका सेल की स्टिमुलेशन और बढ़ जाती है, एंड्रोजन फिर इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज होकर फिर नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट आता है. तो ये एक साइकिल चलता रहता है. यहाँ पे बड़ा मुश्किल है जानना कि ये पीसीओडी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओबेसिटी है या इनके कारण से पीसीओडी हो रहा है. तो एक ये समरी है, पिक्चर है जिसमें मैं ब्रीफ कर रही हूँ पीसीओएस को. सो मैंने शुरू में बताया कि बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का सर्च नहीं होता, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन ने रोकना होता है, so जिसके कारण से जीएनआरएच इज नॉट बीइंग रिड्यूस्ड, वो कम नहीं होता, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो उसकी पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, एलएच की सिक्रीशन सिक्रीटिंग सेल्स सेंसिटाइज हो जाते हैं जीएनआरएच पल्स को, एलएच जो है वो इंक्रीज होता रहता है, एफएसएच डिक्रीज हो गया, एलएच स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन सिंथेसिस को थीका सेल्स से. सो और एंड्रोजन प्रोडक्शन हो जाती है जिसके कारण से हर्सुटिज्म और एक्ने होने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, फेस पे मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर, एंड उसके कारण से अगेन एंड्रोजन्स आर इंक्रीज्ड, जिसके कारण से देयर इज नो सक्सेसफुल ओवुलेशन एंड ओवरी जो है उसमें पास्ट फेल्ड ओवुलेशन एग सेल्स पड़े होते हैं. सो ये साइकिल फिर से चलना शुरू हो जाता है. सो टू चेक, टू
ठीक होने के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन, जो लो प्रोजेस्टेरॉन सर्ज है वहां पे होनी चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशंस को, क्योंकि जीएनआरएच की पल्स फ्रीक्वेंसी प्रोजेस्टेरॉन ने चेक करनी है, वो फेलियर है वहां पे. सो अगेन दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी. सो हाइपोथैलेमस स्क्रीट करता है पल्सेटाइल जीएनआरएच को, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी से जब चीजें पीसीओडी की कंडीशन में एलएच इंक्रीज कर जाता है, एफएसएच डिक्रीज कर जाता है. सो एलएच एफएसएच की रेशियो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण से ओवी के थीका सेल से एंड्रोजन की सिक्रीशंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं. जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो वहां से लिपिड्स की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स. सो इसीलिए देखा जाता है कि एंड्रोजन की सिक्रीशन के कारण से जब एड्रीनल ग्लैंड इफेक्ट होता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बड़े होते हैं हम लोगों में, जहां पे फीमेल पीसीओएस से सफर कर रही होती है. विद दैट एडिपोज टिश्यू ओबेसिटी भी बढ़ जाती है. ओबेसिटी के कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण से स्किन के ऊपर एक्शन आता है, एंड्रोजन का एक्शन भी आता है स्किन के ऊपर, जिसके कारण से हर्सुटिज्म, मेल लाइक पैटर्न ऑफ हेयर शुरू हो जाता है, पिंपल्स होने, एक्ने शुरू हो जाते हैं. और एक्ने ऐसे होते हैं जो कि सिस्टिक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. एंड देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस के एक्ने की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द चिन, चिन से ऊपर की तरफ जाते हैं. सो एक इंडिकेशन होती है कि हो सकता है यहाँ पे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो कि इंडिकेट करता है हमें कि हो सकता है ये फीमेल जो है वो पीसीओडी से सफर कर रही हो. और साथ में वहां मेल लाइक हेयर भी ग्रो करने शुरू हो जाते हैं चिन पे, अपर लिप पे. इसके अलावा हेयर फॉल भी होता है, क्योंकि मेल लाइक पैटर्न है बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन. टेम्पोरल रीजन से और फ्रंटल रीजन से हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है. सो एडिपोज टिश्यू के कारण से, बिकॉज ओबेसिटी इज देयर एडिपोज टिश्यू पे, दिस लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगेन स्किन प्रॉब्लम कम्स. उसके बाद फॉलिकल एट्रेजिया हो जाता है, एंड जिसके कारण से पेशेंट को मेंसेस स्कैंटी या ओवुलेशन नहीं होती, एमेनोरिक कंडीशन हो जाएगी. एमेनोरिया मींस वहां कोई ओवुलेशन नहीं हो रही, ए ओवुलेशन कंडीशंस, एनोवुलेशन भी कंडीशंस आ जाती है. सेकेंड इज वही थीका सेल से जो एंड्रोजन क्रिएट हो रहे हैं वो ईस्ट्रोन में कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट ईस्ट्रोन रेशियो इंक्रीजेस, विच, जिसके कारण से यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है. जब यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है तो वो प्रोलिफरेटिव फेज वाला होता है. यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बनती जाती है, शेड तो वो हो नहीं रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आ नहीं रहा, तो वो यूट्रस की लाइनिंग इंक्रीज होती जाती है. तो इसका लेटरल ऑन प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं आता, जिसके कारण से पेशेंट हो सकता है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से सफर करे, और बाद में इसका लेटर प्रोग्नोसिस या लेटर कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, दैट शी मे सफर फ्रॉम इवन कार्सिनोमा. सो इट इंड्यूसेस, आई एम ब्रीफिंग, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ. सो ये इंड्यूस करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जिसके कारण से हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, विच इन टर्न्स इंक्रीज टू गोनोडल एंड्रोजन प्रोडक्शन. मोटापा एक और रीजन है जिसके कारण से पीसीओडी हो जाता है. एंड इसके अलावा रिड्यूस सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी है. ठीक है, ये लिवर भी थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण से रिड्यूस्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी होता है. सो वहां से सिक्रीशन नहीं होती, अगेन ओवुलेटरी साइकिल हो जाता है. सो बिकॉज ईस्ट्रोन इज इंक्रीज्ड, सो ईस्ट्रोन की रेशियो भी इंक्रीज हो जाती है इसमें. ईस्ट्रोन कहाँ से आया था? जो एंड्रोजन थीका सेल्स ने स्क्रीट थीका सेल्स पे एंड्रोजन पड़े थे, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ईस्ट्रोन, वो ब्लड में आ जाता है, जिसके कारण से ईस्ट्रोन की स्टेट भी इंक्रीज हो जाती है. सो हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होना शुरू हो जाता है. जब ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो वो यूट्रस पे एक्ट करेगा. यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज वाला, प्रोलिफरेटिव फेज की तरह हो जाएगा, ये लाइनिंग बनती जाएगी, जिसके कारण से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. सो इसको मैं ब्रीफ कर रही हूँ. सो ब्रीफ इज द, मैंने अभी बोला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण या ओबेसिटी के कारण या पीसीओडी उसके कारण हुआ या पीसीओडी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, ये दोनों रीजंस हैं. ये दोनों बीच में कौन सा पहले है बहुत मुश्किल है बताना. सो ओबेसिटी के कारण भी पीसीओएस होता है और पीसीओएस के कारण भी ओबेसिटी होती है. सो हाइपरइनसुलिनिक स्टेट आ जाती है. अब यहाँ पे एक और चीज है कि हो सकता है शुरू में पेशेंट आपको डायबिटिक कंडीशन में, हाइपर इंसुलिनिक स्टेट मींस प्री डायबिटिक स्टेट में है. अगर आप उसका ब्लड शुगर चेक कराएंगे तो हो सकता है कि ब्लड शुगर में वो पॉजिटिव नहीं आए, शुगर लेवल्स हाई नहीं आए, बट कहीं ना कहीं जब आप रिपीटेडली उसको HbA1c कराएंगे तो वो इंडिकेट कर देगा कहीं ना कहीं कि ये
पेशेंट जो है, जो फीमेल है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्री डायबिटिक स्टेट, तो वो हाइपर इंसुलिनिक स्टेट की तरफ जा रही है। लिवर पे ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आने के कारण से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी डिक्रीज हो जाता है, ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं, और यही नेगेटिव फीडबैक जो है दैट एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। नाउ ये छोटी सी पिक्चर है, नॉर्मल हार्मोन्स में फॉलिकल बनता है एंड इट ओवुलेशन होने पे वो रिलीज हो जाता है। सो दिस यू कैन सी, ये ओवुलेशन होने पे रिलीज हो जाता है, जबकि पीसीओडी में फॉलिकल डेवलपमेंट तो हो रही है, ठीक है, पर वो रिलीज नहीं हो रहा, और मेल हार्मोन्स स्क्रीट होते जा रहे हैं, जिसके कारण से ये सारे फॉलिकल्स जो है वो अनरप्चर्ड पड़े हैं और ये सिस्टिक बन जाते हैं। सो ये सारे सिस्टिक बन जाते हैं जो कि कॉर्नर ऑफ द ओवरी के ऊपर पड़े होते हैं। सो ये एक और पिक्चर है विच ये और बताती है। सो यहाँ पे ओवुलेशन नहीं, वेयर एज इन नॉर्मल, ये नॉर्मल साइकिल में जब ओवुलेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रह जाता है, जिसके जहां से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन ही मैसेज देता है क्योंकि वो इनहिबिटर है जीएनआरएच का। Whereas in case of polycystic, ये सारे इमेच्योर मल्टीपल फॉलिकल्स पड़े हैं, तो ओवुलेशन ही नहीं होगी, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज ही नहीं होगा, जिसके कारण से इनहिबिशन नहीं होगी, एलएच की सिक्रीशन होती जाएंगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से फॉलिकल जो है वो रिलीज ही नहीं होगा। सो हमें पैथोलॉजी में क्या पिक्चर मिलती है, लार्ज ओवरीज होती हैं, ओवरीज का साइज जो होता है वो नॉर्मल से 2 to 5 टाइम्स बड़ा होता है, स्ट्रोमा इंक्रीज होता है, कैप्सूल ऑफ द ओवरी जो है वो बड़ा हो जाता है, एंड द करेक्टरिस्टिक जो पिक्चर है वो वाइट, पर्ली वाइट हो जाता है। मल्टीपल फॉलिकल्स मैंने आपको पिछली पिक्चर में भी बताया। सो मल्टीपल फॉलिकल्स आर लाइक दिस, बट दे आर ऑल इमेच्योर, नॉट रप्चर्ड। सो ये एक नॉर्मल ओवरी है जिसमें डेवलपिंग सेल है, और ये पॉलीसिस्टिक है जिसमें नंबर ऑफ सिस्ट अनरप्चर्ड फॉलिकल्स पड़े हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्टिक में। सो पॉलीसिस्टिक बन जाती है, नंबर, पॉली मीन्स खूब सारे, नॉट वन, मेनी। सो हिस्टोलॉजी में आपको सिस्ट जो है वो फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस के भी मिलेंगे, थिकनिंग ऑफ द ट्यूनिका एल्बिजिनिया भी मिलेगा, और थीका सेल हाइपोट्रॉफी भी मिलेगी। So theca cell की hypertrophy increase leading to that of androgen production is there. So androgen production, estrogen levels are raised. So this is a summary again which tells, जो बताती है कि हमारे ऊपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साथ रिलेटेड कौन सी चीजें हैं पीसीओएस में, और हार्मोन के कारण से पीसीओएस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सो लाइफस्टाइल एक रीजन है, जेनेटिकली पीछे से फैमिली से क्या आ रहा है, ये दोनों है। लाइफस्टाइल आज की डेट में बहुत बड़ा कारण बन रहा है पीसीओएस का। सो सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, सारी रीजंस हैं। सो फिजिकल एक्टिविटी की जो एब्सेंस है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, दैट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पीसीओएस में, इसीलिए इसकी रेशियो जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सो जिसके कारण से सारे बायोमेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, सॉरी इट इज बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं। सो एंड्रोजन स्क्रीट हो रहा है, इंसुलिन आ रहा है, ओबेसिटी, सो एडिपोसिटी से ओबेसिटी आ रही है। सो दिस एंड्रोजन लीड जो है वो हाइपर एंड्रोजनिज्म को लेके जा रहा, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से एक्ने और हर्सुटिज्म हो रहा है। सो पिंपल्स मे बी सिस्टिक लाइक ऑफ पिंपल्स और मेल लाइक पैटर्न ऑफ द हेयर इज देयर। सो अपर लिप पे, चिन पे, फेस पे, चीक्स पे आने शुरू हो जाते हैं, और टेम्पोरल रीजन से और फ्रंटल रीजन से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजन के कारण से ओवुलेशन भी है वो कम हो जाती है। सो मैंने अभी बताया ओलिगो और एमेनोरेक दोनों कंडीशंस हो जाती है। ओलिगो ओवुलेशन हो जाती, कम हो जाती है, 5 से 6 साइकिल हो रहे हैं साल में। सो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रही, एग ही नहीं रिलीज हो रहा, ठीक है। सो फॉलिकल रिलीज होगा तो ओवुलेशन होगी। सो ये हार्मोन ड्रिवन सारी मैनिफेस्टेशंस है पीसीओएस की। इसके अलावा मेटाबॉलिकली कहाँ से इफेक्ट कर रहा है, सो ये अगर हम देखें, ये सारा जो था वो पीसीओडी की कंडीशन था, ग्रेजुअली ये चेंज हो गया पीसीओएस की तरफ, बिकॉज हाइपर इंसुलिनिया हो गया, एडिपोसिटी या ओबेसिटी के कारण से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए,
डायबिटीज की कंडीशन की तरफ जा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस जा रही हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रही हैं। सो ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड पॉलीसिस्टिक मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। सो दोनों चीजें आ रही हैं। सो कमिंग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, वेट गेन इज देयर, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी में मेंसेस कम या होने ही नहीं। शुरुआत में ऐसे होता है कि मेंसेस लेट होने शुरू हो जाते हैं, 28 डेज, 21 to 28 डेज के साइकिल जो है वो नॉर्मल लेते हैं, वो धीरे धीरे होते होते 35 का हो गया, 35 से 40 का हो गया। सो साल में जो 12 या 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आने थे वो 7 या 8 तक हो जाते हैं, या कई बार 3-3, 4-4 महीने नहीं आते, और जब आता है तो शेडिंग इज सो मच बिकॉज उधर से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता, तो प्रोलॉन्ग्ड भी हो जाते हैं मेंसेस, हेवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस आर देयर, एंड जिसके कारण से बिकॉज ओवुलेशन नहीं हो रही है तो इनफिडिलिटी भी होगी, एंड हर्सुटिज्म है, मेल लाइक पैटर्न है बिकॉज एंड्रोजन इंक्रीज्ड है, एक्ने भी इसी कारण से है, पिंपल्स भी इसी कारण है, मेल पैटर्न बैडनेस इज देयर, एंड बाल जो है वो हल्के भी हो जाते हैं। सो इन वेरी रेयर केसेस वर्नलिज्म भी हो जाता है। सो ये पिक्चर्स हैं मैंने कुछ डाली जिस जो बताती हैं कि हर्सुटिज्म कैसे है। सो दिस इज ये है मेल लाइक पैटर्न। देखिए चिन के ऊपर बाल हैं, साइड पे सारे बाल हैं, ये अपर लिप पे भी थोड़े से बाल हैं, इसमें भी ऐसे ही है, चिन पे हैं, चीक्स पे हैं, जॉ लाइन के साथ हैं। सो एक मेल लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है सारी हेयर की फेस पे। सो ये एक्ने है। सो देखिए साइज कितना बड़ा है, इतने बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं कि सिस्टिक लगते हैं, और मेल लाइक पैटर्न ऑफ बालनेस, बाल हल्के हो गए, टेम्पोरल रीजन से, साइडल से भी नहीं है, और फ्रंटल रीजन से भी बाल हल्के होते जाने शुरू हो जाते हैं। सो एक जगह बाल बढ़ रहे हैं, दूसरी जगह बाल झड़ रहे हैं। सो ये एक टिपिकल पिक्चर है पीसीओडी की फीमेल की। सो ओबेसिटी, सो हेयर ओबेसिटी भी है, मोटापा देखिए वेट कितना गेन हुआ हुआ है, बाल हैं यहाँ हल्के हैं बाल। सो एक ये टिपिकल पिक्चर है। एक चीज और है, अगर कहीं ओवुलेशन साइकिल में हो जाता है, जैसे मैंने बोला 7 to 8 मंथ्स का बीच में कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और अगर बीच में कोई फॉलिकल रिलीज हो जाता है और जिसके कारण से कंसेप्शन हो जाती है बट वो कैरी नहीं हो पाती। सो इस केसेस में ये भी देखा गया है कि जो मैरिड फीमेल्स है उसमें रिकरेंट केसेस ऑफ मिसकैरेज होते हैं। सो रिकरेंट केसेस ऑफ मिसकैरेज बहुत ज्यादा हैं, अबॉर्शन के केसेस बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार फीमेल रिपीटेड अबॉर्शन के कारण से आती है कि मेरे को अबॉर्शन होती जा रही है, तब पता लगता है कि वो पीकॉस से सफर कर रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो जाता है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है वो स्किन के ऊपर थिकनिंग हो जाती है, सख्त हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कालेपन की तरफ हो जाता है, और होता कहाँ है जहाँ पे फोल्ड होते हैं, जैसे कि गर्दन के पीछे, ठीक है, आर्म पिट्स में हो जाएगा, थाइस के फोल्ड्स में हो जाएगा। सो एक ला आपने आप सब ने, बिकॉज आप सब डॉक्टर्स हैं, कभी नोटिस किया होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है और ओबीस होता है उसके भी पीछे गर्दन के पीछे काली लाइन सी होती है, ब्लैक ब्राउन कलर की डिस्कलरेशन होती है। सो दैट इज ईकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, एंड ये प्री डायबिटिक कंडीशंस में भी मिलता है। दिस इंडिकेट्स, दिस इज अ साइन विच टेल्स दैट द पेशेंट जो है वो हो सकता है कि वो डायबिटिक स्टेट में चला जाए। सो ये पिक्चर है ईकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की। सो ये देखिए लाइन कैसे बनी हुई है, थिक है और ब्राउन लाइन है, यहाँ पे भी डिस्कलरेशन, डार्क ब्राउन कलर की। सो स्किन में डिफरेंस है, ये दिस इज, ये नॉर्मल स्किन है और ये डार्क है, टिपिकल बैक पे है, ये गर्दन पे है ये। सो सब फर्टिलिटी मैंने अभी बताया कि एक कॉमन कॉज है, क्योंकि एनोवुलेटरी सब फर्टिलिटी के कारण से रिपीटेडली अबॉर्शंस हो जाती है, एंड इसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है अल्टीमेटली, एंड ओवुलेशन नहीं होती बिकॉज उसके कारण से इनफिडिलिटी हो जाती है। सो पेशेंट के पास ऐसे फीचर्स के साथ हमारे पास आएगा, हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से वो डायबिटिक हो रहा हो, वॉइस की हेवीनेस हो रही है बिकॉज एंड्रोजन सिक्रीशंस है,
बिकॉज ऑफ ऑल दिस वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, स्किन ऑयली है जिसके कारण से एक्ने भी हो रहा है, डैंड्रफ भी होना शुरू हो जाता है। ये सारी एसोसिएटेड थिंग्स हैं जो पीसीओएस के साथ चलती हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो उसमें एनलार्ज्ड सिस्ट मिलती हैं हमें ओवरीज में, और कई बार मोटापे के कारण से वो सिस्ट नजर नहीं आती है। सो दैट इज, वो अल्ट्रासाउंड में आती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ पिक्चर। सो एक टिपिकल सिंड्रोम जिसके साथ हम डायग्नोज करते हैं कि पीसीओडी के साथ है, दैट इज हाइपर एंड्रोजेनेसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड एकांथोसिस नाइग्रिकेंस। सो हेयर एंड सिंड्रोम बोलते हैं इसको, विच इज एन इंडिकेटर कि ये शायद पीसीओएस या पीकॉस की तरफ चला जाए। एक और क्राइटेरिया है जिसको हम रोटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं। सो रोटरडम क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया की जिसको हम डायग्नोज करते हैं कि इसको पीकॉस है। सो इसमें तीन चीजें हैं: इरेगुलर एब्सेंट मेंसेस, high elevated level of androgenic hormones because of the testosterone levels are high, and enlarged ovaries. Now, how to investigate the case? मैंने शुरू में बोला एलएच बढ़ जाता है, एफएसएच डिक्रीज कर जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है इसलिए फॉलिकल रिलीज नहीं हो रहा और एलएच बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। सो ईस्ट्रोडायोल की रेशियो या ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो है वो एलिवेटेड हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग हार्मोन्स रिड्यूस हो जाते हैं, एंडोस्टेरॉन एलिवेटेड हो जाता है, सीरम टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो भी बढ़ जाते हैं। सो ये सारे वही टेस्ट हैं। सो एलएच इज बड़ा होता है, इसकी रेशियो शुरुआत में जो नॉर्मल रेशियो होती है दैट इज 1:1, ग्रेजुअली 2:1 होकर 3:1 और 4:1 तक, इवन समटाइम्स इवन बहुत ज्यादा हो तो 5:1 तक की रेशियो भी चली जाती है। एंड्रोजन लेवल्स भी बड़े होते हैं, सो टेस्टोस्टेरोन लेवल इज इंक्रीज्ड, insulin levels are also higher, सो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल रेज हो जाता है, इंसुलिन रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो आपको डायबिटिक कंडीशन या प्री डायबिटिक कंडीशन वाली भी स्टेट मिलती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। ब्लड शुगर लेवल इज इम्पेयर्ड, सो 2 घंटे की जो पीपी हम कराते हैं उसमें भी कई बार रेज आता है। ओबेसिटी के कारण से, एंड्रिनल ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण से हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, सो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर आल्सो इंक्रीज्ड, सो एचडीएल एंड LDL and HDL both cholesterol levels are increased. Some to rule out, इसको रूल आउट करने के लिए कि पीसीओडी है, हमें थायराइड के हार्मोन्स को भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों में जब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होता है या हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो थायराइड हार्मोन्स को भी चेक कराना चाहिए और उसके साथ देखना चाहिए कि कहीं थायराइड तो नहीं इन्वॉल्व। ये भी देखा गया है कि पीसीओडी के साथ थायराइड लेवल्स भी जो है वो T3 T4 TSH भी है वो भी डिरेंज हो जाते हैं और इसके कारण से एनोवुलेशन होती है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली कराना चाहिए। पीसीओडी में ये भी एक चीज है विच शुड बी TSH T3 एंड T4 को भी चेक कराना चाहिए। दूसरा रीजन एनोवुलेशन का या मेंसेस एब्सेंट होने का इस प्रोलैक्टिन लेवल्स, वो भी रूल आउट करना चाहिए, और ये भी देखा गया है कि प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हाई होते हैं पीसीओएस में, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया भी हो जाता है, जिसके कारण से सिमिलर कंडीशंस होती है पीसीओएस में, और पीसीओएस में भी कई बार देखा गया है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में एक टिपिकल पिक्चर होती है पीकॉस की, दैट इज अ नेकलेस लाइक अपीयरेंस, pearl like necklace like appearances, pearly necklace appearances there. सो दिस ये जो है एक टीवीएस है नॉर्मल ओवरी का, ये नॉर्मल ओवरी है, इसमें कोई आपको कोई फॉलिकल या कुछ ऐसा जो है वो अनमेच्योर्ड नजर नहीं आ रहा है, और ये पॉलिसिस्टिक है। सो कितने सारे कॉर्नर पे ये सारे अनरप्चर्ड फेल्ड फॉलिकल्स पड़े हैं जो ओवुलेशन जिनकी नहीं हुई है। सो कितने ही पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो कितने सारे फॉलिकल्स पड़े हैं,
अल्ट्रासाउंड में। सो ये एक अपीयरेंस देते हैं, नेकलेस बीडेड अपीयरेंसेस है विच इज पर्ली, पर्ली नेकलेस अपीयरेंस बोलते हैं इसको। सो ये भी देखिए, दिस इज द पिक्चर, कितने सिस्ट पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नेकलेस है कोई। अगेन दिस इज अल्ट्रासाउंड। सो लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी जब हम करते हैं उसमें भी ये वाइट थिक, सफेद कलर की थिक मिलती है, अदरवाइज ओवरीज बहुत छोटी पड़ी होती है। पर्ली वाइट जो होता है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आता है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो ये देखिए, ये लुक एट द साइज, कितना बड़ा साइज है, दोनों तरफ पॉलिसिस्टिक है और कितना बड़ा साइज है, वाइट है बिल्कुल। Here you can, यहाँ पे आपको नजर भी आएगा कैसे ये पड़े हैं ब्लैकिश से। तो ये अदरवाइज इतनी बड़ी ओवरीज नहीं होती, बहुत छोटी पड़ी होती है। तो कितना बड़ा साइज है इसका, ओवरीज का। सो दिस इज ऑल्सो एन ओवरी, लुक एट द साइज, कितना बड़ा साइज है। So the complications which arise because of the uh, PCODs, that is diabetes, because insulin resistance है, infertility main reason जो है that is infertility, जिसके कारण से हमें पता था, and to attain the fertility is very important, and because hyperplasic conditions हो रही हैं तो endometrial carcinoma भी हो सकता है, cardiovascular diseases जिसमें hyperlipidemia के कारण से CVS की प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो हाउ, कैसे मैनेज करना है हमने इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट में वेट रिड्यूस करना। ओबेसिटी, वेट गेन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो पीसीओडी की तरफ जाता है या पीसीओएस की तरफ जाता है। सो ओबेसिटी, वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। जब वेट डिक्रीज होगा तो इंसुलिन लेवल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे, मेंसेस भी जो है वो नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, फर्टिलिटी भी रिटेन होनी शुरू हो जाती है, ओवुलेशन भी होना शुरू हो जाता है, फर्टिलिटी वापस आनी शुरू हो जाती है जो सब फर्टिलिटी वाली रेंज में होते हैं। और हर्सुटिज्म को थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ता है, एक्ने भी कई बार चले जाते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है मैनेजमेंट में, दैट इज डिक्रीज ऑफ वेट, वेट को जरूर रिड्यूस करो। ये कहा, इस पीसीओडी में ये देखा गया अगर 5% जो वेट है अगर आपने डिक्रीज कर लिया है तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप 5% डिक्रीज कर जाते हो जो आपका वेट होता है तो आपकी इंप्रूवमेंट के साइंस आने शुरू हो जाते हैं। सो नो डाउट, जहां पे एब्सेंट है, जहां पे हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें वहां प्रोजेस्टेरोन दी जाती है। फर्टिलिटी को रिटेन करने के लिए वी हैव, दे हैव आईवीएफ और एपोस्टिमुलेशन है या क्लोमिफिन थेरेपी दी जाती है। अगर बहुत बड़ी है तो डायथर्मी कर देते हैं, ओवरीज को पंचर कर देते हैं। सो जो छोटी छोटी फॉलिकल्स पड़े हैं, जो सिस्टिक फॉलिकल्स पड़े हैं उनको पंचर कर देते हैं इलेक्ट्रोकॉटरी करके। आई विल शो यू द पिक्चर व्हाट इज, कैसे डायथर्मी की जाती है, उसकी ड्रिलिंग कैसे की जाती है। ये ड्रिलिंग करते हैं बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। होम्योपैथी तो ये कहती है कि हमने ये नहीं करना है, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इसका प्रोग्नोसिस कि मैनेज किया जाए इसको, ओबेसिटी को मैनेज किया जाए, फर्टिलिटी अपने आप रिटेन हो जाएगी, वेट रिडक्शन होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट रिडक्शन होगी, हार्ट भी हेल्दी हो जाएगा, डायबिटीज भी जो है प्री डायबिटिक कंडीशंस में अगर हैं तो वो डायबिटिक कंडीशंस में नहीं रहेंगे या डायबिटीज की तरफ नहीं रहेंगे, ओवुलेशन शुरू हो जाएगी, फर्टिलिटी रिटेन हो जाएगी। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि वेट लॉस जो है वो 5% अगर हम वेट लॉस करते हैं वेट, तो उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नजर आती है, हमें बहुत अच्छे साइंस मिलते हैं कि पीसीओएस में। सो वेट रिडक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लड़की आपके पास, जो भी औरत आए उसको बोलो पहले, सबसे पहले वेट रिड्यूस करो, ठीक है। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोलो इसको। बाकी आज की डेट में जैसे लाइफस्टाइल में है, हम लोग बाहर का जंक बहुत खाते हैं बच्चे या लड़कियां बहुत खाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो इंसुलिन इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और इंक्रीज होंगे एंड्रोजन। फोकस जो होना चाहिए वो
कार्ब्स पे नहीं होना चाहिए, फैट्स पे नहीं होना चाहिए, विटामिन पे होना चाहिए, मिनरल्स पे होना चाहिए, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, वेजीज पे चाहिए। सो ये चीजें, एंड अवॉइड स्मोकिंग। सो एक स्ट्रेस, जितना भी मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकते हैं बहुत अच्छा है। और एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द मियास्मेटिक व्यू, बिकॉज इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मियास्मेटिक व्यू में शुरुआत में सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। सो शुरुआत में ये सोरिक है, ग्रेजुअली हाइपरप्लेज, ग्रेजुअली इसमें सिस्टिक बनती जा रही है, तो ये साइकोटिक हो जाता है। बट वहां अगर चेक नहीं किया गया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता जा रहा है, तो ये सिफिलिटिक की तरफ चल जाता है और ये कैंसर की तरफ चला जाता है। Now, हम इसको होम्योपैथिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं? बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास दवाइयां जिससे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो होम्योपैथिक के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमने हमेशा कोशिश ये करनी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दें, फिजिकल और मेंटल स्फेयर ऑफ पेशेंट का देखकर हम प्रिस्क्राइब करें। सो रेस्ट बाकी तो केस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, होम्योपैथिक जो है वो रूट कॉज को ट्रीट करती है, इसीलिए इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। एंड द ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है केस टू केस। सो सबसे पहली मेडिसिन मैं बात करूंगी, दैट इज ऑफ सीपिया। सो सीपिया बहुत बढ़िया मेडिसिन है, जिसमें लेट और स्कैंटी मेंसेस हैं, कम है, लेट आते हैं, क्वांटिटी में भी कम है, और इसके साथ बेयरिंग डाउन सेंसेशन है, ऐसा लगता है कुछ गिर जाएगा बाहर। ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो फेस पे होती है वहां पे भी जो है वो हेल्पफुल है। एंड ये रेगुलेट करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। जैसे जैसे लेट और स्कैंटी मेंसेस साइकिल छोटा होता जाएगा सीपिया के साथ, तो पेशेंट विल इंप्रूव, सो ग्रेजुअली साइकिल ओवुलेटरी भी होता जाएगा। वेरी गुड मेडिसिन इज, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बहुत अच्छी एक्ट करती है एपिस। एपिस में सप्रेस्ड मेंसेस होते हैं, इसके साथ कंजेस्टिव हेडेक्स भी होती है इरिटेबिलिटी के साथ, और मेंसेस जो आते हैं वो एक दिन के लिए आते हैं, या एक दिन छोड़ के दोबारा एक दिन के लिए आ जाएंगे। और इसमें ये देखा गया है ये ज्यादातर राइट साइड ओवरी में होती है, राइट साइड ओवरी में सिस्ट होती है, लेफ्ट पे भी देखी गई है, राइट में भी होती है। लाइको भी एक्ट करती है बहुत अच्छी इसमें। देन पल्सिटिला, पल्सिटिला जहां पे भी सप्रेस्ड मेंसेस हैं वहां पल्सिटिला बहुत अच्छी एक्ट करती है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन जहां सप्रेस्ड मेंसेस है लॉन्ग ड्यूरेशन से, वहां बहुत अच्छी एक्ट करती है। और इसमें स्कैंटी मेंसेस के साथ पेनफुल मेंसेस है। एक चीज और मैं बताना भूल गई, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि पीसीओडी में डिस्मेनोरिया भी होता है। ग्रेजुअली अगर पीसीओडी लेट होता जाता है, उसमें उतना ही डिस्मेनोरिया होता है, उतना ही पेनफुल मेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्पास और कंट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं टू एक्सपेल दैट एंडोमेट्रियम। इसके कारण से पेन भी बहुत बढ़ जाती है पेशेंट में। सो पेनफुल मेंसेस में जहां स्कैंटी मेंसेस है वहां पल्सिटिला बहुत अच्छा एक्ट करती है। कैलकेरिया कार्प है, जैसे ओबेसिटी एक कारण मैंने बताया कि ओबेसिटी इज वन रीजन, मेन रीजन है जो पीसीओडी की तरफ जा रहा है। सो कैलकेरिया कार्प इज वेरी गुड रेमेडी। सो जहां वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी है, मेंसेस हैवी है, बहुत देर के लिए रह रहे हैं, वहां पे कैलकेरिया कार्प दी जा सकती है। नाट्रीम्यूर इज बहुत अच्छी रेमेडी है जहां इरेगुलर मेंसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, नाट्रीम्यूर जहां पे डिफिकल्ट कंसेप्शन है, जहां फर्टिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, वहां नाट्रीम्यूर बहुत अच्छा एक्ट करती है पीकॉस में। सो डिफिकल्टी इन कंसेप्शन ड्यू टू पीसीओएस, नाट्रीम्यूर एक्ट्स वेरी वेल। थूजा, थूजा साइकोटिक है, इसमें बहुत सारी सिस्टिक कंडीशंस आ रही हैं, फ्लूइड लाइक कंडीशंस हैं, सारे सिस्टिक सिस्ट पड़े हैं, तो थूजा एक्ट्स वेरी वेल। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द हेयर में भी बहुत अच्छा एक्ट करती है, लेफ्ट साइडेड ओवरी पे एक्ट करती है। सो जहां पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वहां थूजा बहुत अच्छा एक्ट करती है। सो ये एक समरी है जहां पे सप्रेस्ड और एब्सेंट है मेंसेस, जहां चेक मेंसेस है या मेंसेस है नहीं, उसमें पल्सिटिला, कालिका, सेनेको, ये बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। या जहां पे स्कैंटी है, मेंसेस तो आ रहे हैं बट कम आ रहे हैं और थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, कुछ घंटे के लिए आ रहे हैं या एक दिन के लिए आ रहे हैं, उसमें यूफ्रेशिया, फोकस, सोराइनम बहुत अच्छी एक्ट करती है। सीपिया, पल्सिटिला जैसे मैंने बताया एक ही दिन के लिए है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जो एक्ट करती हैं। सो ये जो मेडिसिन मैंने अभी आपको बताई, जो मेन रेमेडीज हैं, नाट्रीम्यूर, पल्सिटिला, सीपिया, ये रेगुलेट कर देंगी मेंसेस को। बट द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन शुड हमेशा जो है वो केस टेकिंग के साथ
कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी चाहिए। हेयर ग्रोथ के लिए सीपिया है, ओलियम जैक है, थूजा है। सो जहां पे भी एक्सेसिव ग्रोथ है, अगर एक्सेसिव ग्रोथ अपर लिप पे है तो सीपिया बहुत अच्छा एक्ट करती है, अपर लिप और चिन पे है। अगर बॉडी पे पूरी है, फेस और आर्म्स पे है, अगर बॉडी पूरी पे ओलियम जैक बहुत अच्छा एक्ट करती है। एक्सेसिव अगर हेयर है बॉडी पे, फेस पे, आर्म्स पे, लेग्स पे, थूजा बहुत अच्छा एक्ट करती है। पिंपल्स, एक्ने में सल्फर और सलीशिया बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जो एक्ट करती हैं। सो होम्योपैथिक रेमेडीज जो ओबेसिटी के साथ डील होती हैं, जहां पीसीएस है और जो जहां मोटापा है, कलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइट्स एंड अमोनियम कार्ब। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो भी देना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देना है। नो डाउट हमने अभी बात की है बहुत सारी मेडिसिन की, इसके अलावा और भी हैं, फ्राइनम है, हम बहुत सारी रेमेडीज और भी हैं जो दे सकते हैं, बट ये मैंने शॉर्ट में बताई हैं जो रेमेडीज हैं, जो रेपर्टरी में भी दी हुई हैं उसके हिसाब से मैंने बताई हैं जो। बट हमें केस टेकिंग लेकर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अगर आ रही है तो लेनी है। तो हमारा एम जो होना चाहिए, मेन मोटिव जो होना चाहिए वो ये है, अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर जाते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तो पेशेंट की ओवुलेशन होनी शुरू हो जाती है और वो पेशेंट फर्टिलिटी की तरफ चला जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप जितना मर्जी मेडिकेशन दे दीजिए बट फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस, ये दोनों चीजों को पेशेंट को डील करना है। पेशेंट को हमेशा बोलिए कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाइए, वेट को रिड्यूस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप, कई चीजें ऐसी हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम एक हमारा ऐसा है, जब तक हम एंडोक्राइन अपने हार्मोन्स को कुछ और नहीं देते हैं, हमें किसी और तरीके से भी कंट्रोल करना पड़ता है। सो वहां पे ओबेसिटी में वेट रिडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती हैं, पीसीओडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सिस्ट चले जाते हैं, फर्टिलिटी रिटेन हो जाती है, कंसेप्शन हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका वंडरफुल प्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेटिव है भी और इलोबरेटिव भी है, दोनों अच्छा है। आपने थैंक बहुत यू सारे सर। कंटेंट्स को डाला है। आप थोड़ा सा पीपीटी को आप रिमूव कर लीजिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस, आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन, एलोब्रेशन आपने बहुत अच्छा किया है, डिटेल्स में किया है। और शायद आपका ये पीएचडी का पेपर भी है ना? हाँ जी। ये इसी आप पीसीओएस पर पीएचडी का पेपर सबमिट कर रही है? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए, आपने जो अपना रिसर्च के दौरान जो आपने अनुभव किया है सारे को कंपाइल किया है, और आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसको एक्सप्रेस कर रहा है कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है बहुत ही वंडरफुल है। और आपने इंग्लिश सेशन में भी इसको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था। एक लोगों ने सवाल किया है, डॉक्टर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर क्योर ऑफ पीसीओडी? सर इसके इट डिपेंड्स कि कितना साइज है। अगर दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, अगर एक ओवरी इन्वॉल्व है और उसका साइज छोटा है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं आई तो पीसीओडी के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। बट अगर बहुत सालों से रह रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 2 years। मेरे साथ 2 साल के डेफिनेटली बाद मैम, भी मैंने डेफिनेटली। देखा है कि किसी की हाँ, कंसेप्शन हुई है और उसकी फर्टिलिटी रिटेन हुई है। डेफिनेटली टाइम का जो है सो मैटर करता है। जो कॉम्प्लिकेशंस कितना है, अगर हाँ जी। जल्दी और एक तो सबसे बड़ा है कि पीसीओएस और इसके में होम्योपैथी के पास में जो आते हैं मोस्टली एलोपैथी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और वैसे में अगर हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को देंगे तो थोड़ा सा इंटरवेन करते करते तक कुछ समय तो लग ही जाता है, लेकिन ये ठीक हो जाता है थोड़ा सा समय के साथ। इसलिए समय डिपेंड्स ऑन द कि आपका कितना इसका डेप्थ कितना है, डिजीज का कितना गहराई है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? इसमें एक पेशेंट पेशेंट का कंट्रीब्यूशन भी है कि उसको वेट रिड्यूस हाँ करना है, हाँ जी उसको मोटिवेट करते रहिए कि वेट हाँ कम करना है। जी। ये तो लाइफ स्टाइल के लिए वेट तो इतना अच्छा फैक्टर है। और
मैक्सिमम केस, एक तो पीसीओएस का केस जो है तो आपको इसमें भी देखने को मिलता है काफी, जो कि इसमें से आपको सिजेरियन डिलीवरी काफी हुआ है। हाँ जी। हाँ, सिजेरियन डिलीवरी का केस भी बहुत ज्यादा उसमें हम लोगों ने देखा है। प्लस जो कि मल्टीपल बर्थ है, मल्टीपल बर्थ में भी आपको बहुत ज्यादा होते हैं। तो और एक है कि अपना लाइफ स्टाइल, तो आपने मैडम जिक्र किया ही है, बहुत ही अच्छा मुझे लगा आपने लाइफ स्टाइल की चर्चा की है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। मेरी मम्मी का ये डॉक्टर पटेल डॉक्टर एक आर.पी. क्वेश्चन पटेल, पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर पटेल, हाँ जी, हाँ आप जी, कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर आर.पी. डॉक्टर पटेल, पटेल, आपकी हाँ जी। बहुत दिन के बाद आवाज सुनने को मिल रहा है। भैया देखो, समय मिलने वाली बात है और डॉक्टर पेशेंट्स आर. का टाइम पटेल, होता है। डॉक्टर, मैंने कहा आज तो अवश्य करेंगे। अंशु जी नाम थोड़ा बोल सा रही मैं है। भूल गया पटेल साहब। आप बोलिए पटेल साहब नहीं, जी। यही है, बस एक ही मिनट बाकी है अभी। ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट है, हर पेशेंट अलग होता है। और ये एलोपैथिक सिस्टम नहीं है कि इतने दिन दवाई दे दो एंटीबायोटिक काम करेगा। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। नंबर 1 एज, नंबर 2 हैबिट्स, नंबर 3 अदर कॉम्प्लिकेशंस, नंबर 4 डायबिटीज, नंबर 5 the way the patient's body responds, and secondly, and most important is how the medicine is given by the doctor. I may not give her the right remedy. So ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। ये तो अपने अपने हर एक के, एक दो केस है, 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, कई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है। सो यू कैनॉट ब्लेम द डॉक्टर और कैन नॉट ब्लेम द सिस्टम। सो दिस शुड बी ए मैच्योर प्रैक्टिशनर, वी नेवर आस्क दिस। सर इट डिपेंड्स अपॉन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, So many कितनी देर things, से है वो। अगर not जिसका only मेंस्ट्रुअल साइकिल menstrual अभी cycle, अभी डिस्टर्ब हुआ है तो hereditary उसमें रिजल्ट factors जल्दी आ also. जाएंगे। जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 5-6 साल से डिस्टर्ब है उसका हाँ, वही रिजल्ट तो लेट आएगा। मृदुल जी ने बड़ा अच्छे तरह से कहा, बहुत से फैक्टर्स ऐड किए उन्होंने। उसमें एक होता है हेरिडिटरी फैक्टर, इफ मदर आल्सो हैज, शी आल्सो, उसका टाइम लगेगा। जेनेटिक फैक्टर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हाँ एनीवे, जी सर, धन्यवाद मृदुल जी। थैंक यू सर, शुभ संध्या आपने आपको। मुझे प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैडम आपके लिए एक और सवाल आया है, रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग पीसीओएस एक्ने। सर मैंने उसमें बोला था सिलिशिया और सल्फर, सब्जेक्ट टू द बट ये दे आर जस्ट थेरेपेटिकली, दे आर जस्ट बिंग, ये सिर्फ कहीं दी हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करती हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली एक्ट करती हैं। होम्योपैथी में तो हमेशा हमको ये चर्चा करना ही पड़ेगा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैचिंग नहीं होगा, खाली थेराप्यूटिक्स वर्क नहीं करेगा। टोटलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन द थेराप्यूटिक प्रोसेस। हाँ जी। पटेल साहब, मैं शायद सही बोल रहा हूँ? सर आप तो सर मृदुल जी हैं, मृदुल जी। नहीं सर, और मैं क्या तो बिल्कुल चाहिए? नहीं, आप सर बहुत अच्छा, आपको देख करके इतने दिन के बाद में आपका दर्शन हुआ तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। बात और ये शायद आपका सेशन भी आपका शुरू है इधर इसी महीने, इस महीने में आपका सेशन भी है, जहाँ की आप एक नया सेशन लेकर के आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपका, ठीक है ना? तो थैंक यू सर। पटेल सर से तो सर मिलना हुआ है, आप तो सर चंडीगढ़ से ही हैं। अच्छा, आप भी चंडीगढ़ से हो? हाँ जी सर। अरे ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਕਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? हाँ जी सर। होम्योपैथी कद ਕੀਤਾ? ईयर ऑफ पासिंग? I passed in I did my degree in 2000. ओह अच्छा, मैं तब हाँ तक छड्डिया सी, हाँ चंडीगढ़ हाँ छोड़ जी। के बेंगलोर चला हम गया। हाँ लोग तब तक सर आप जा चुके थे, तब तक पटेल आप सर, जा हम लोग अब चुके डिस्कस थे। नहीं कर सकेंगे, हम लोग का हाँ इंग्लिश ओके सेशन का सर, समय हो गया है। बहुत आपका अच्छा सेशन था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कक्कर साहब, डॉक्टर नेहा कक्कर जी, हाँ आप जी सर। सेशन को हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर अंजनी मैम को। हाँ जी, मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अंशु का, जो पीसीओ पे आज उन्होंने सेशन दिया। और आगे भी हम आशा करते हैं ऐसे और सेशंस डॉक्टर अंशु देंगे। और अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, तो अब मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी जी को।